तो हाँ जी, वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है कि अगर नहीं व्यस्त हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए। एक महीना, लगभग एक महीना टाइम आपके पास है, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? व्यस्त हो जाइए बाबू, है ना। नहीं व्यस्त होना है तो आपका रिजल्ट बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट नहीं बोल रहे हैं, बेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक। तो सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का लघु तरीय प्रश्न है, 2 अंक वाले प्रश्न। देखिए, इतिहास और भूगोल का, यानी इतिहास का और भूगोल का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके उसमें 11 प्रश्न करके मैंने बताया है। यानी देख लीजिए, जो समझ में आ रहा हो उसके लिए दो वीडियो और आएगा। यकीन मानिए ना, इतिहास में छूटे गए एक भी क्वेश्चन है ना भूगोल में छूटे गए एक भी क्वेश्चन, आप जाके देख लीजिए छोटू, समझ में आ रहा है। आज मैं बताऊंगा पूरा संपूर्ण, कौन, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा पूरा, समझ में आ रहा है। बताइएगा पहले, बात समझ में आया ना। इससे कितना क्वेश्चन आता है? ऑब्जेक्टिव छोड़िए, ऑब्जेक्टिव की बात है, यहाँ सब्जेक्टिव की बात हो रहा है। यानी 4 क्वेश्चन पूछेगा आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, यानी 4 ही अंक आते छोटू, समझ में आ रहा है। बात समझ में आया? चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आया? अर्थशास्त्र के बारे में बताता हूँ, ठीक है। पहले अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। याद कर लिया, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न, एक ही मानिए P/Q यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाया हूँ, सबका सब एकदम बहुत मजा आएगा, ठीक है। बस इतना आप देख लीजिएगा, 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, बस एक ही वीडियो पूरा है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आप जरूर देखिएगा वीडियो, ठीक है। और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आइए, देखिए कौन नहीं जानता पहला प्रश्न। गाँव में हल्ला हल्ला हो गया कि पहला प्रश्न सब जानता भाई, पहला प्रश्न सब जानता है। क्या बोला है? बोला अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यानी इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। देख लीजिए कितना बार आया है, 4 बार पूछा गया, इस पर आने का चांस पक्का है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या बताया है? अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, यानी जितना भी हम लोग कमाते हैं ना, जितना भी मजदूरी करते हैं, उस सभी क्रियाओं का क्या है भाई? योग है। उसे क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं, है ना। ये लिख के देखिए, ये लिख के भैया इतना आप देखिए, इतना लिख, जितना मैं घेर रहा हूँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, उतना लिख क्या भैया, है ना। कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, सब है ना। इसमें क्या कर दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। नहीं तो अथवा में आप समझिएगा छोटू, क्या बोला था अथवा में? अर्थव्यवस्था कैसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है। जैसे कृषि, उद्योग यानी फैक्ट्री, व्यापार बिजनेस, बीमा, परिवहन, बात समझ में आ रहा है, संचार, इसमें क्या है? अर्थव्यवस्था का सारी क्रियाओं का योग, उसको क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था समाज की सारी क्रियाओं के योग को हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या याद हो गया आपको? सर एक बार मैं बोलूं? जी बोलो। सर हमको याद हो गया, एक ही बार में याद हो गया। क्या हो गया? हमको याद हो गया। ये बात किसी को मत बताइएगा, ठीक है। यस सर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए पहला प्रश्न में आइएगा, देखिए पहला हो गया ना, दूसरा में आइएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पहले नंबर समझिए, ऑब्जेक्टिव में आता है कि भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित है। कैसा है? भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित। ये भी प्रीवियस या टोटल का टोटल क्वेश्चन है कि भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। चलिए क्या बोला है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण में लिखिएगा, जैसे भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। बात में आया? भारत का अर्थव्यवस्था क्या है छोटू? मिश्रित है। आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या बोला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित मतलब एक देश, 2 देश, 3-4 देश का मिला के बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं अपना भाषा में, ठीक है। बात समझ में आया? ये क्या बोला? वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन, जो भाई उत्पादन होता है ना, स्वामित्व मतलब उत्पादन के साधन, स्वामित्व सरकार यानी हाथ में, सरकार के हाथ और कोई भी निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। याद कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न में आइएगा, थोड़ा फास्ट में चलूँगा अब, ठीक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी मतलब भैया, है ना, पूंजी मतलब क्या? हम लोग के पास जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? पूंजी होता है। कोई बिजनेस में लगा तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजी, है, पूंजी लगा दिए, है कि नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी यानी कोई प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होता है,
अधिकार होता है और वह इसका उपयोग निजी लाभ के लिए करता है, उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको एक बार दो बार आराम से अच्छा से याद कर लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ। यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाले हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है? अगला प्रश्न बोला है छोटू, 4 नंबर होना चाहिए ना प्रश्न, कि हाँ 4 नंबर प्रश्न होना चाहिए। यहाँ पे भी नंबरिंग में मिस्टेक है, 4 नंबर प्रश्न होना चाहिए। क्या बोला है? 4 नंबर होना चाहिए। आर्थिक नियोजन क्या? देखिए कितना बार आया है, कितना बार पूछा है। यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इतने में ही से जितना भी क्वेश्चन में 17-18 करवाऊँगा उतना में ही से 2 प्रश्न रहने वाला है। आपको बनाना, देखिए स्मार्ट बनिए, पूछेगा 4 गो, बनाना रहेगा 2 ही क्वेश्चन ना। 20-25 क्वेश्चन आप करवा देंगे, मैं आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला जो आने के चांस मिला आप बना दीजिएगा, समझे। चलिए क्या बोल रहा है? आर्थिक नियोजन क्या है? तो राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। याद कर लीजिएगा, राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन के विकासात्मक, यानी देश के संसाधन जो भी हो गया ना उसको विकास के रूप में उपयोग करना है ना, उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। देखिए बिल्कुल हम लोग का क्या चल रहा है, हम लोग का नंबरिंग में दिक्कत है। 5 में प्रश्न होना चाहिए, ठीक है, 5 में प्रश्न होना चाहिए। आप लोग समझ गए। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? पहले सतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब क्या होता है छोटू? लगातार विकास। क्या होता है? लगातार विकास, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया है बाबू, ऐसा बोला है ना। सतत विकास मतलब ऐसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ वर्तमान में जो होता है ना, वर्तमान में निर्माण किया जाए, हमारा आने वाला बाल बच्चा भी उसमें रहे। यानी क्या समझ में आया कि वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी मतलब आने वाला पीढ़ी का भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे हम सतत विकास कहते हैं। जैसे विद्यालय में हम देखिए विद्यालय में आप पढ़े होंगे, आपके दीदी पढ़े होंगे, आपके भैया पढ़े होंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना। हो सकता है आपके पिताजी भी पढ़े होंगे। ऐसे भी हो सकता है ना कि विद्यालय घर है ना, घर बनाए दादाजी रह रहे हैं, हम पोताजी रह रहे हैं। बात समझ में? पंचायत भवन है ना, पंचायत भवन हो गया ना। तो वैसा विकास जो क्या बोला है, वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ है ना भावी पीढ़ी आने वाला पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है विकास, उससे क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छा से आपको समझ में आता होगा, बहुत अच्छा समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता है कोई चीज़, कोई वर्ड मतलब नहीं समझ में आता सर वो, तो बताइए कमेंट में, बताइए, लिख के बताइए, कमेंट कीजिएगा कि सर इसका मतलब नहीं समझ में आता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न में आइएगा। 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है। नंबरिंग में मिस्टेक बोले ना, नंबरिंग में मिस्टेक है, बाकी सब सही है। प्रति व्यक्ति आय सब क्या समझते हैं? यानी भैया आप जो एक दिन में जो कमाते हैं ना उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय बोलता है ना। मतलब जो आप इनकम करते हैं, इनकम आय को क्या बोलते हैं? इनकम समझ में आया? आय को बोलते हैं इनकम। देखिए राष्ट्रीय मतलब देश की आय को, मतलब देश की कुल पैसा जितना भी होता है ना, राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मान के चलिए फार्मूला होता है बाबू, फार्मूला होता है, क्या बोला है कि राष्ट्रीय आय क्या बोला, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है ना उसी को क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। जैसे मान के चलिए है ना, राष्ट्रीय आय भैया है 100 रुपया, है ना, राष्ट्रीय आय है 100 रुपया, कुल देश की जनसंख्या 20 जनसंख्या है, समझ में आ रहा है। तो 100 काट देंगे, ये 2 5 10, यानी प्रत्येक आदमी कितना पड़ेगा? 5-5 रुपये पड़ेगा। यानी वह देश की जनसंख्या कम से कम कितना कमा रहा है ना, एक साल में क्या कमा रहा है? 5 रुपये कमा रहा है। क्या समझे? बात समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न में, बचत क्या है? भी एग्जाम में आया है, बचत क्या है? 7 नंबर प्रश्न देखिए, बचत क्या है? बचत मतलब भैया सेविंग क्या है? जैसे आप मान के चलिए आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। आय बराबर है ना, क्या बोला? बचत बराबर आय, यानी जो इनकम की है, जो भैया आप खर्च किए, ये क्या होगा? जो इनकम की मतलब जो आपका इनकम है, जो भैया उसमें आप खर्च किए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बचत बोलते हैं। जैसे मान के चलिए छोटू, आय क्या है? आय तथा उपयोग के अंतर को ही उपभोग, समझ में आ रहा है? जो सामान आप खरीदते हैं या खर्चा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, समझ में आया? जैसे
बचा, देखिए आय मेरा है ना, हमने कमाया 50 रुपया, क्या कमाया 50 रुपया, और 20 रुपया क्या कर दिया, उपभोग कर दिया, तो बचा क्या 30 रुपया। तो ये क्या हो गया, मेरा बचत हो गया, हमने सेविंग कर लिया 30 रुपया। ताली मारिए, सबके लिए ताली होना चाहिए। सर हमको समझ में आ गया, ताली मारिए फटाक से ताली मारिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न में आइएगा, कै नंबर 8 नंबर प्रश्न में आइएगा। क्या बोला है कि आय, क्या बोला है, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है, बताइएगा ना। आय के साथ गरीबी के साथ, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है, स्थापित करें। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बोला है आय का गरीबी के साथ घनिष्ठ गहरा संबंध है, समझे ना। जिस व्यक्ति की आय कम होती है वह आदमी गरीब होता है, जिस व्यक्ति का आय अधिक होता है वो व्यक्ति अमीर होता है ना। वह गरीब नहीं होता है, मतलब गरीब नहीं होता मतलब अमीर होता है। बात समझ में आ रहा है। यानी आय का गरीब के साथ क्या संबंध है, बोले क्या, आय का गरीब के साथ गहरा रिश्ता है ना। यानी गहरा संबंध है, जिस व्यक्ति का जो ज़्यादा कमा रहा है वह अमीर होगा, जो कम कमा रहा है वो गरीब होगा। बहुत आसान तरीका से मैं समझा रहा हूँ, है ना। लिखा हुआ बात में मत जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पहले देखिए आप, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा, 9 नंबर प्रश्न में आइएगा। 9 में क्या बोला, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। इस एग्जाम में बहुत बार आया, देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाई आती। पहला आंकड़े को एकत्र करने में, मतलब एक जगह जमा करने में कठिनाई होता है, ठीक है। दोहरी गणना की संभावना, ऐसा थोड़ी होता है कि भैया एक आदमी का आप गिने हैं, दोबारा दूसरा का आदमी नहीं गिना जा सकता है। जिसमें है ना, मान के चलिए मेरा नाम है भैया पेड़ा, क्या नाम है पेड़ा। अब मैं एक बार नहीं, मेरा गणना भैया 3 बार हो गया है, वही गलती हो गया, समझ में आया ना। क्या बोला है, क्या बोला बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई क्या है, आंकड़ों में एकत्र करने में कठिनाई हो जाता है। दोहरी गणना मतलब मेरा 3 बार हो गया, है ना। क्या बोला, मूल के मापने में कठिनाई भी होता है ना, यानी उसका दाम को माप करने में कठिनाई होता है, कहीं दाम बढ़ता है कहीं दाम घटता है। बात समझ में आ रहा है। ये आप लिख दीजिएगा। 2 नंबर क्या आता है, 2 ही बात लिखिएगा तो काम चलेगा। अगला प्रश्न आइएगा, देखिए महाभिव्याय प्रश्न बाबू। एटीएम यानी एटीएम बोलिए या डेबिट कार्ड क्या है, एटीएम बोलिए या डेबिट कार्ड क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है बाबू, क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में बहुत बार आया है, बोले ना मैं जितना मैं करवा दूंगा उतना बस आप कर लीजिए, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। चलिए क्या बोला है, एटीएम मैंने 10 नंबर प्रश्न क्या बोला है, एटीएम ने डेबिट कार्ड क्या है। एटीएम एक प्लास्टिक का मुद्रा कार्ड है, आप लोग को मिला होगा ना, एटीएम कार्ड मिला हो क्या, प्लास्टिक का मुद्रा कार्ड है जो किसी भी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है, दिया जाता है कि नहीं। ग्राहक इस कार्ड के माध्यम से, यानी इस कार्ड के माध्यम से 24 घंटा और किसी भी दिन अपने किसी भी एटीएम मशीन से अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकता है। एक बार समझिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। एटीएम या डेबिट कार्ड, एक बार क्रेडिट कार्ड आएगा। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड होता है, एक प्रकार का लोन होता है छोटू। इसके बाद वही क्वेश्चन आएगा, बोला है ना, देखिए बोला है प्लास्टिक, एटीएम एक प्लास्टिक का मुद्रा कार्ड है जो किसी भी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। ग्राहक इस कार्ड के माध्यम से 24 घंटा किसी भी बैंक से और किसी भी समय पैसा निकाल सकता है। अपनी क्या बोला है समझिए, क्या बोला यहाँ पे, अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकता है, यानी अपने खाते में से जमा राशि को निकाल सकता है ना। लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो आएगा भैया, ये डेबिट कार्ड है नहीं, क्रेडिट कार्ड आएगा। क्या आएगा, क्रेडिट कार्ड। पहले हम लोग बताइएगा एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हिंदी में भी आता है एग्जाम में, इंग्लिश में क्या हो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हुआ ना। ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है, स्वचालित। क्या होता है, बताइएगा हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन वो आएगा। देखिए समझिएगा, यहाँ पे ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, लिखा होने लेकिन बहुत बार एग्जाम में आया है। क्रेडिट कार्ड, वहाँ पे क्या था, डेबिट कार्ड क्या था बाबू, डेबिट कार्ड था, समझे ना, डेबिट कार्ड था। यहाँ पे क्या है, क्रेडिट कार्ड। ध्यान समझिएगा, डेबिट कार्ड को बोलते हैं एटीएम, और क्रेडिट कार्ड भैया देखिए एक प्रकार का लोन होता है छोटू। वहाँ अपने एटीएम से क्या होता है, एटीएम से अपने जमा राशि को निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, समझिएगा। क्रेडिट कार्ड क्या है, बैंक अपने ग्राहक सभी ग्राहक को नहीं मिलता, एटीएम सभी ग्राहक को मिल सकता है, आप जो अप्लाई करेंगे उसको मिल जाएगा।
बैंक अपने कुछ ग्राहकों को यह कार्ड, कौन कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी करता है, नहीं देता है। यह कार्ड जारी करने से पहले बैंक उस ग्राहक की, है ना, उस ग्राहक की, ग्राहक मतलब साख मतलब ग्राहक की मासिक आय यानी मंथली इनकम जानती है। क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित राशि तक जमा, तो देखिए आपको आपका मंथली इनकम से देख लिया जाता है कि आप कितना कमाते हैं, उसके लिए 2 लाख हुआ या 3 लाख हुआ, उतनी तक आप बैंक से निकाल सकते हैं पैसा, समझे ना, उसका यूज कर सकते हैं। बताया ना, एक प्रकार का लोन है क्रेडिट कार्ड, जिसे बैंक तय करता है कि कितना देना है इसको, ठीक है। यह राशि एक प्रकार का लोन होता है, देखिए कि बताएं, यह मेन चीज़ है, यह राशि क्या होता है, एक प्रकार का लोन होता है। उसमें क्या बोला था डेबिट कार्ड में, भैया अपनी जमा राशि को निकाल सकते हैं, अपनी जमा अगर नहीं होगा तो आप नहीं निकालिएगा, समझे ना भैया, नहीं निकलेगा ना। जो बैंक के द्वारा निश्चित समय के बाद वसूली की जाती है, 2 साल 3 साल के बाद क्या किया जाता है, वसूली किया जाता है। बात समझ में आया, क्या बोला, क्रेडिट कार्ड क्या बोला, बैंक अपने कुछ ग्राहकों को यह कार्ड जारी करता है। यह कार्ड जारी करने से पहले बैंक उस ग्राहक की, यानी है ना, ग्राहक की साख मासिक आय को जानने की कोशिश करता है। इनकम को क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित राशि तक हम निकाल सकते हैं, जिसे बैंक तय करती है। यह राशि एक प्रकार का लोन होता है जो बैंक के द्वारा निश्चित समय के बाद वसूली की जाती है। यकीन मानिए बहुत मज़ा आ रहा होगा, हमको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है बाबू, आपको पढ़ने में कैसा लग रहा हो बताइए, कमेंट करके बताइएगा। पूरा बोले ना, वीडियो आप देख लीजिएगा एक ना, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। क्या सकल घरेलू उत्पादन क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत बार एग्जाम में आया, देखिए 2 बार आए, हो सकता है इस बार आ जाए। किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुएं एवं रेखाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। यानी एक साल में जितना भी वस्तु उत्पादित हुआ, अब बिक्री हुआ, उसका मूल्य को ही क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। नहीं क्या बोलते हैं, GDP, बताइए GDP का फुल फॉर्म बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, 13 नंबर प्रश्न बताइएगा, आइएगा 13 नंबर, बोलिए सर 13 नंबर, हाँ छोटू 13 नंबर, 1 नंबर क्या अग्रवाल है, ठीक है। चलिए आइएगा, मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्या बोला, मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न क्या बोला, ये बोला कि मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNDP के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNDP के द्वारा। इनमें विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय, है ना, साक्षरता दर, स्वास्थ्य स्तर, यानी शैक्षणिक मतलब जो लिटरेसी दर, मतलब भैया पढ़े लिखे लोग, स्वास्थ्य मतलब उस देश का स्वास्थ्य कैसा है की तुलना की जाती है। यकीन मानिए आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि मानव विकास रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय, बहुत सारे देशों के प्रति व्यक्ति आय, शैक्षणिक दर, स्वास्थ्य स्तर की तुलना की जाती है, उसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। समझ में आया। अगला प्रश्न में छोटू, अगला प्रश्न क्या बोला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निजीकरण से क्या समझते हैं। निजीकरण मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन से आप क्या समझते हैं, है ना। बस में निजीकरण, सरकारी कंपनी जो निजी हाथों में देना निजीकरण कहलाता है। आप सरकारी के, जैसे मान के आप लोग सुने होंगे रेलवे जो क्या हो गया है, पहले सरकारी कंपनी थी रेलवे, उसको भैया कोई अब प्राइवेट हो गया, मतलब क्या दे दिया, निजी, यानी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में दे दिया, क्या हो गया, निजीकरण हो गया। बात में आ रहा है कि निजीकरण, सरकारी कंपनी जो निजी हाथों में देना निजीकरण कहलाती है। बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये भी। अगला प्रश्न में उदारीकरण को परिभाषित करें। बोला ना, सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा छोटू, वैश्वीकरण, है ना, वैश्वीकरण देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वैश्वीकरण जो पहले देख लीजिए, इतना बार एग्जाम में आया, कैसे मैं आपको छोड़ सकता हूँ बताइए, तब ना बोल रहा है, इतना आप देख लीजिएगा ना, यकीन मानिए इतना आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। वैश्वीकरण के बारे में देखिए क्या बोला है, वैश्वीकरण विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना, है ना, वैश्वीकरण कहलाता है। यानी
विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। आप यहाँ तक भी लिख दीजिएगा तो 2 नंबर क्लियर हो जाएगा छोटू। लेकिन और समझिए, वैश्वीकरण से पूंजी वस्तु तथा औद्योगिक का निर्बाध, समझ रहा है क्या लिखा, निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देशों में प्रवाह होता है, यानी भैया आता जाता है। वैश्वीकरण निजीकरण उदारीकरण का नीति परिणाम है। बात समझ में आया। जैसे मान के चलिए कि वैश्वीकरण क्या होता है, आप भैया मान के चलिए आपके पास जो भी फ़ोन होगा, ओप्पो का, वीवो का, सैमसंग का, जिसका भी होगा, हमारे देश का भैया ओप्पो फ़ोन है नहीं, वीवो अपना देश का है नहीं, सैमसंग अपना देश का है नहीं, लेकिन क्या मिल रहा है हमारे मार्केट में, मिल रहा है कि नहीं बताइए। ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया छोटू। बात समझ में आया ना। चलिए अगला प्रश्न भैया, एक भैया क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पे बताइएगा कमेंट में कि वैश्वीकरण कितने प्रकार का होता है। कमेंट में बताइए वैश्वीकरण कितने प्रकार की होती है, ये एग्जाम में आता है। चलिए क्या बोला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं, या क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, या क्या है, बात एक ही सब है। बहुत बार एग्जाम में आया है। लेकिन मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी समझ में आता है जो अपना देश की कंपनी नहीं है, जैसे है ना, समझ में आया। टाटा यहाँ पे गलत है, टाटा अपना देश का कंपनी है ना, टोयोटा, नोकिया, सैमसंग, कोका कोला। ऑब्जेक्टिव में आता है कि भैया बताइए कौन है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है या कौन नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो बोले जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे मान के लिए टाटा भी क्या है बताइए। टाटा खाली अपने ही देश में थोड़ी मिलता है, दुनिया के लगभग सभी देश में टाटा का सामान मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। ये क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया, है ना। टोयोटा गाड़ी आता है, नोकिया, सैमसंग, एप्पल, बताइए एप्पल, ओप्पो, वीवो, सब क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी है छोटू। यानी क्या बता रहा, बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब जो अपना देश का उत्पादन तो कर रहा है अपना देश में, लेकिन बहुत सारा देशों में उसका सामान बेच रहा है, यानी फैला बहुत सारा देशों में, तो क्या बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आइएगा। अगला में क्या बोला है बाबू, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। वे सेवाएं तथा सुविधाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं उसे आधारभूत संरचना कहा जाता है। लेकिन मानिए बहुत मजा आएगा, आप लोग इसको आग कर लीजिए। वे सेवाएं तथा सुविधाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं उसे हम क्या कहा जाता है, आधारभूत संरचना कहा जाता है। अगला प्रश्न में ज़्यादा प्रश्न नहीं होगा, है ना। 19वें प्रश्न में हम लोग आगे हैं, अन्य 18 है ना, नंबरिंग गड़बड़ा है, ठीक है। 19 नंबर में आगे वित्तीय संस्थाएं से आप क्या समझते हैं। हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। बाबू एक बार 2 बार आप जरूर पढ़िएगा, बात समझ में आया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है छोटू। अगला प्रश्न आएगा, मुद्रा किसे कहते हैं। अगर मुद्रा नहीं होगा बाबू तो हम लोग बताइए, है ना, कुछ भैया आप जाके बिस्कुट खरीदते हैं, है ना, तो पता कैसे चलता कि भैया कितना रुपये का है, 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, 100 रुपये का है, कोई भी सामान खरीदते हैं, है ना। मुद्रा के द्वारा हम लोग क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। पहले हम लोग के क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली था ना, यानी एक वस्तु दीजिएगा दूसरा का वस्तु लीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। वस्तु के अदला बदली को वस्तु प्रणाली कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आएगा, शायद आगे मिलेगा। मुद्रा की परिभाषा, करेंसी की परिभाषा देने। भारत की मुद्रा का नाम क्या है बाबू, रुपया। क्या है भारत की मुद्रा का नाम, क्या है, रुपया। और रुपया चिन्ह किसने दिया था बताइएगा, रुपया चिन्ह किसने दिया था। एक मैं वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, है ना। प्रोफेसर मतलब भैया IITian थे, प्रोफेसर का कौन दिया था, डॉक्टर, प्रोफेसर नहीं, डॉक्टर उदय कुमार है, डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था, रुपया चिन्ह दिया था। बात समझ में आया। समान स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राह एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य के समान मापन, ऋण के भुगतान एवं मापदंड तथा संचयन मतलब जमा के साधन के रूप में कार्य आता है, उसमें मुद्रा कहलाती है। फिर से समझिएगा, तो बोले समान स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राह एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय होता है इधर से उधर, है ना, के माध्यम से मूल्य मतलब दाम के समान मापना, है ना, ये कैसे रुपये किलो है, ऋण मतलब कर्ज के भुगतान एवं मापदंड, है ना, मापदंड मतलब भैया कितना केजी, कितना पौआ का संचयन मतलब जमा के साधन के रूप में कार्य करता है, उसे मुद्रा कहलाता है। बात समझ में आए ना। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न क्या बोला छोटू बताइएगा। अगला प्रश्न बोला है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, आगे ना जो मैं बोला वो आगे क्वेश्चन। वस्तु विनिमय प्रणाली
किसे कहते हैं। देख लीजिए कितना वीवीआई प्रश्न है ये, प्ले देखिए कितना वीवीआई प्रश्न, प्ले देखिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। वैसा प्रणाली जिसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु का लेन देन होता है उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा कठिन था बाबू, है ना। मान के चलिए आपके भैया, है ना, कि आपको भाई चीनी खोजना है, आपको आवश्यकता चीनी है क्या बाबू, चीनी है, चीनी सूत्र बता दीजिए कमेंट में, आपको आवश्यकता चीनी है, ठीक है। और उस व्यक्ति को खोजिए। अब लेना आपको भैया गेहूँ है, चीनी है आपके पास, अब लेना है गेहूँ, ठीक है। गेहूँ एक रबी फसल है, ठीक है। गेहूँ, चना, जौ, मटर, इसमें क्या है, रबी फसल है। चावल खरीफ फसल है। ये चीनी लेना है, चीनी आपके पास है, और लेना है आपके पास गेहूँ, किसी को गेहूँ की आवश्यकता आपको है, तो उस व्यक्ति को खोजिए, दिया बार के खोजिए, जैसे भी बांट के खोजना है, खोजिए जिसको चीनी की आवश्यकता है, चीनी की आवश्यकता है, उसके पास गेहूँ भी हो। बहुत मुश्किल होता था छोटू, बहुत मुश्किल होता था। बात समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न में आइए, 22 नंबर प्रश्न में आइएगा छोटू, क्या बोला है। वस्तु विनिमय हो गया ना। अगला प्रश्न में आइएगा, सहकारिता। सहकारिता सब क्या समझते हैं, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। सहकारिता देखिए क्या है, वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना, सुरक्षापूर्वक मिलजुल कर आपस में मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। फिर से समझाते हैं, वह संगठन जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति सुरक्षापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। सहकारिता का अर्थ होता है बाबू एक साथ मिलजुल कर कार्य करना होता है। भी लिख दीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, आप लोग देखे होंगे घर में, देखे होंगे छोटू, स्वयं सहायता समूह, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी बोलते हैं ना समूह ही, उससे भैया आप लोग के मम्मी लोग जरूर जुड़े होंगे। बात समझ में आ रहा है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। देखिए, स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 महिला व्यक्तियों की एक, है ना, अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंक से लघु ऋण मतलब कर्ज को लेकर, मतलब छोटा बहुत ज़्यादा कम कर्ज लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियों का चलकर गांव की विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान करता है। बात समझ में आया कि सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप किसे कहते हैं। जो हम लोग को गांव में चलता है, हमारी मम्मी लोग रहती है, वो जो समूह में जुड़ती है ग्रुप में, उसी को क्या बोलते हैं, है ना, स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। अगला प्रश्न में आइएगा, देखिए ये भी क्वेश्चन आया है, क्या बोला है, बोला बाह्य स्रोतीकरण क्या है ना, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में 2 बार आया है, ठीक है। इसका आंसर कहाँ छुपा बाबू, इसका आंसर कहाँ छुपा रे, हाँ देखिए, हाँ आंसर है, शायद लास्ट है, वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाओं अपनी गतिविधियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती, उसे बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और मज़ा आया होगा, है ना। अब बताइएगा आपके लिए, है ना, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपदा प्रबंधन का अगला जो वीडियो मिलेगा हम छोटू, आपदा प्रबंधन का, उससे भी 4 नंबर आता है, वहाँ से 1 मिनट देख लीजिएगा, 15-20 मिनट का वीडियो देख लीजिए। यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। यकीन मानिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, 200% अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आपके ऊपर छोड़ देते हैं यार, कर दो सब्सक्राइब यार, क्योंकि भैया इससे फ़ायदा ही मिलेगा, आपको नुकसान नहीं मिलेगा। चलिए हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। देखते क्या रहेंगे, अच्छी वीडियो देखते रहेंगे पढ़ाई के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।